ये हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। So that a first order reaction time required for completion of 99.9% is 10 times of half life of the reaction। बनाइए, देखा जाए, बनाया जाए, देखो तो देखा जाए। सो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स। तो पहले यहां पर देखो तो केस 1 लेते हैं। केस 1 में हमारे पास टाइम का मान कितना दिया है? 10 मिनट। यहां पर देखा जाए तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा? 100। और जो a माइनस एक्स यानी x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो a माइनस एक्स निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? बोलिए। हैं? क्या बोल रहे हैं? 10 टाइम्स। अच्छा, टाइम नहीं दिया हुआ है, अब मिटा दिया जाए, क्या करना है? नहीं दिया, नहीं दिया है, दिक्कत है, मिटा दिया गया। ए का मान 100 है ना, एक्स का मान 99.9 है ना, दिक्कत है। 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखना है। तो a माइनस एक्स, तो 100 माइनस 99.9 कितना वैल्यू आएगा जी? 0.1। इतना में दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब यहां से हम लोग चाहें तो t बराबर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास 2.303 अपॉन के लॉग a का मान कितना है? 100 और a माइनस एक्स का मान कितना है? 0.1। तो ये बड़ा t बराबर हम लोग निकाल रहे हैं, एक्चुअली t 99.9% का मान निकाल रहे हैं, नहीं तो वैल्यू हम लोग को आ गया 2.303 अपॉन के, नहीं, और ये कितना आ जाएगा जी? लॉग 1/10 ऊपर जाएगा ना, 10 का पावर कितना आएगा? 3। तो t 99.9% का वैल्यू हम लोग को ये आ सकता है, नहीं, लॉग 10 का पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा, लॉग 10 ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग देखें अगर, तो वैल्यू कुछ इस तरह का आएगा, t 99.9% का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 2.303 अपॉन के, और लॉग 10 का पावर 3 का वैल्यू कितना? 3। इतना में दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो ये हम लोग का केस 2, ये अगर देखें हम लोग, तो ये हम लोग का हो गया, एक केस हो गया, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, तो हाफ लाइफ टी हाफ, नहीं तो टी हाफ का तो फॉर्मूला ये होता है, शायद यही होता है 0.693 बटा के। तो अगर यहां से इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, नहीं तो यहां से हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 2 तो कर सकते हैं। तो अगर 1 डिवाइड बाई 2 करें तो यहां से आ गया t 99.9% डिवाइडेड बाई टी हाफ इज इक्वल्स टू, यहां पर वैल्यू हम लोग को आ गया है 2.303 अपॉन के, 2.303, नहीं, और बट्टा में क्या आ गया है? के, 2.303 बट्टा के, और ऊपर में 3 भी है, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ध्यान रखना है। अब टी हाफ से डिवाइड करना है,
तो मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे आ जाएगा 0.693 आएगा, और ये जो के है बट्टा में वो ऊपर चला जाएगा, यानी गुना में के यहां पे आ जाएगा, तो के से हम लोग का के कट जाएगा। अब यहां से टी 99.9% डिवाइडेड बाई टी हाफ। अब इसी को सॉल्व करके वैल्यू 10 आना चाहिए। नहीं, इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, हैं? आ रहा है। तो इनको सॉल्व करके वैल्यू 10 आ जाएगा। तो अगर 10 आ गया तो समझ जाइए कि टी 99.9% बराबर 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। यही तो करना था। देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देखिए कि ठीक आया है कि नहीं आया है। बोलो, दिक्कत है? ऐसे नहीं बनाएंगे जी, सिंपल है। दो केस है, दो केस ले लीजिए, एक केस सॉल्व कीजिए, सेकंड केस सॉल्व कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अपने कंपैरिजन आ जाएगा। कंपैरिजन का क्वेश्चन जब भी आए दिमाग में बैठा लीजिए, कंपैरिजन का क्वेश्चन जब भी आए यही तरीका है, दो केस सॉल्व कीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया थे बन गया ये वाला। तो इसके बाद बोलिए कौन सा क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 एक बोल रहे हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14 इज 537 ईयर्स। यहां पे हम लोग को दिया हुआ है टी हाफ का मान शायद दिया हुआ है, कितना है? 5730 साल। An archaeological architect containing wood had only 80% of the C14 found in a living tree। ये बोल रहा है कि पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, उन्हीं को आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कहते हैं। नहीं तो पुरातत्व विभाग के लोग जो थे, नहीं, उनको एक लकड़ी मिला, नहीं, जो लकड़ी में कार्बन 14 का मात्रा कितना बच गया है? 80% बच गया है। तो 80% बच गया है, तो इसका मतलब इनिशियल कितना होगा? 100, रिमेनिंग बच गया है, बच गया है कितना? 80। नहीं तो, और टी हाफ का मान दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है कि एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, यानी आपको टाइम निकाल देना है। नहीं कि जो लकड़ी जो मिला है जिसमें कार्बन 14 की मात्रा 80% बच गई है, बताइए कि वो लकड़ी कितना पुराना है। नहीं, आपको ये निकाल देना है। तो अगर देखा जाए तो एक तो तरीका है कि टी हाफ का मान दिया है, तो टी हाफ का मान दिया है तो इससे के का मान निकाल लीजिए, या एक टी और टी हाफ में रिलेशन भी पढ़ाया गया है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहां से ऐसे कीजिए कि टी हाफ से के का मान निकाल लीजिए, तो के बराबर फॉर्मूला ऐसा लिखे हैं ऐसे, तो 0.693 और बट्टा में टी हाफ का मान देबे किया है 5730, यहां से के का मान निकल जाएगा। अब के का मान निकल गया, तो अब बताइए आपके पास टी का फॉर्मूला है, टाइम का मान निकालना है कि कितना पुराना है, समय निकालना है। के का मान आपको आ चुका है, ए का मान पता है और A-X का वैल्यू पता है, इसी को तो सॉल्व करना है। सॉल्व होगा कि नहीं होगा? कहीं दिक्कत तो बोलिए, सॉल्व करें, हो जाएगा ना? आठ नंबर बन गया है ना? 9 नंबर यही क्या नहीं बना, ये भी तो आसान है। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक जगह कहीं परमाणु बम फटा, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SR90। नहीं, जब न्यूक्लियस फटा, नहीं, परमाणु बम कहीं फटा, नहीं, तो उसमें से एक एलिमेंट निकला SR19। नहीं तो SR19 जो है ये एक एलिमेंट निकला उसमें से,
विथ हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर। ये जो SR19 है इसका हाफ लाइफ कितना है? 28.1 ईयर्स है। इफ 1 म्यूग्राम ऑफ SR19 was absorbed in bones of a newly born baby instead of calcium। अब परमाणु बम कहीं फटा, परमाणु बम फटने के बाद रेडिएशंस निकले, उन रेडिएशंस में एक एलिमेंट निकला SR90, और ये SR90 जाके एक जो छोटा बच्चा था जिसकी हड्डी मुलायम होती है, नहीं जिसमें अभी कैल्शियम फॉर्म नहीं हुआ है, उस बच्चे के हड्डी में ये जाकर चिपक गया। कौन? SR19। अब ये SR19 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो जिसके भी हड्डी में चिपकेगा वहां का पार्ट आपका काम नहीं करेगा, आप अपाहिज हो जाइएगा। नहीं तो परमाणु बम फटने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? यही ड्रॉबैक है, ध्यान रखना। जितनी भी न्यूली बॉर्न चाइल्ड होंगे, नहीं जितने भी नए बच्चे आएंगे, वो सब हाथ पैर से अपाहिज होगा, आंख से अपाहिज होगा, कान से अपाहिज होगा, क्योंकि जब परमाणु बम फटते हैं तो उनसे बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, और ये रेडिएशन सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको डालते हैं? न्यूली बॉर्न बेबी को। नहीं, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही मुलायम होती हैं, इस कारण से वो जल्दी इफेक्टेड होते हैं, ध्यान रखना है। तो बच्चा या तो अंधा हो जाएगा, या तो बहरा हो जाएगा, या तो कोई पार्ट उसका, जिस पार्ट में रेडियो एक्टिव रे गया वो पार्ट उसका काम नहीं करेगा, ध्यान रखना है। वो पार्ट सा गल जाएगा, वो पार्ट सा काम ही नहीं करेगा। नहीं तो सोचो, हिरोशिमा नागासाकी वाला आज तक नहीं किया गया, तो अभी तक अमेरिका को गाली दिया जाता है नहीं इस चीज के लिए। चलिए, तो हम लोग कहां थे? कैल्शियम। हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर। अब बताइए, बच्चा जो 10 साल का हो जाए, नहीं तो ये SR19 का मात्रा कितना बच जाएगा उसके हड्डी में, ये पूछ रहा है। एंड 60 ईयर्स। अच्छा, बच्चा 60 साल का हो जाए, नहीं तो बच्चा 60 साल का नहीं बूढ़ा हो जाए, नहीं तब SR19 की जो है कितनी मात्रा उसके हड्डी में बच जाएगी, यही निकालना है। सिंपल सी है। इफ इट्स नॉट लॉस्ट मेटाबोलिकली, अगर आपका बॉडी उसको खत्म नहीं कर पा रहा है, ये अपने मन से खत्म हो रहा है, तो बताइए कितने दिन, 10 साल में कितना बच जाएगा और 60 साल में कितना बच जाएगा, यही निकाल देना है। नहीं तो चलो निकालते हैं, सब काम तो वही है। इनिशियली शुरू वाले में टाइम का वैल्यू कितना है? 10 ईयर्स। कितना है? 10 ईयर्स, ठीक है। और बच्चे के हड्डी में कितना गया है? 1 म्यूग्राम, यानी ए का मान क्या है? 1 म्यूग्राम। तो 1 म्यूग्राम का मतलब 10 का माइनस 6 ग्राम। ये मात्रा बहुत ज्यादा, बहुत कम है, बहुत कम है, फिर भी ये काफी है आपको अपाहिज करने के लिए, ध्यान रखना है। तो 10 का पावर माइनस 6 ग्राम एब्जॉर्ब इन द बोन्स ऑफ ए न्यूली। चलो, हाउ मच इट विल रिमेन, इट विल रिमेन, हाउ मच इट विल रिमेन। तो रिमेन का मतलब a माइनस एक्स निकालना है, कितना बच जाएगा ये आपको निकालना है। तो टाइम का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, a माइनस एक्स निकालना है। आपके पास फॉर्मूला कुछ ना कुछ होगा। यहां पर देखा जाए तो k का मान कुछ दिया हुआ है, लेकिन हाफ लाइफ दिया हुआ है नहीं, तो टी हाफ का मान हम लोग को दिया हुआ है। तो अगर टी हाफ का मान दिया हुआ है 28.1 ईयर्स, नहीं तो इसके मदद से हम लोग के का मान निकाल सकते हैं 0.693 बट्टा में टी हाफ। तो यहां से आ जाएगा 0.693 और बट्टा में टी हाफ का मान 28.1। तो के का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। अब जब के का मान निकल गया भाई, तो आपको अब क्या निकालना है? आप जानते हो टी का फॉर्मूला। तो टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो यहां पर टी का मान कितना रखना है? 10 साल। बच्चा 10 साल का हो गया तो 10 रखिए, बराबर 2.303 अपॉन यहां से के रखना है। तो के का वैल्यू आपके पास है कितना? 0.693 और बट्टा में 28.1, तो ऊपर में आ जाएगा 28.1। यहां से आ जाएगा लॉग ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 10 का पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, इसी का तो मान निकालना है। सॉल्व होगा कि नहीं? बोलिए, इसमें दिक्कत है? तो पहला केस ये होगा। नहीं, अब इसको सॉल्व बढ़िया से करके आप लास्ट तक इसका आंसर निकाल के देखिएगा। बस में है ना, क्योंकि इसमें एंटी लॉग का भी यूज मिलेगा। बस में है ना, इसमें एंटी लॉग का भी मान निकलेगा। जैसे आपको लॉग ए माइनस कैसे है? लॉग ए बटा बी है,
तो log a बटा बी को क्या लिखेंगे, log a माइनस log b। जैसे ये पॉइंट तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। ये पॉइंट के बाद आपका यहां पर ये वाला पॉइंट है, ध्यान से देखो, log 10 का पावर माइनस 6 है और बट्टा में क्या है a माइनस एक्स, तो ये log a बटा b के फॉर्म में है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा log 10 का पावर माइनस 6 माइनस log a माइनस एक्स आएगा। नहीं, इसको जब तुम आगे करोगे तो ये माइनस 6 आ जाएगा, log 10 का मान 1 होता है, फिर यहां माइनस log a माइनस एक्स आएगा। फिर ये जो वैल्यू तुमको आया है, नहीं तो इन सब को इधर भेजोगे कि नहीं भेजोगे, इसको इधर, इसको बट्टा में, और यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू आया इसको भी उधर भेजेंगे। नहीं, और बाद में हमारा इधर क्या बच जाएगा, log a माइनस एक्स बच जाएगा। तो हमको मान किसका निकालना है, a माइनस एक्स का, तो log को फिर उधर भेजना पड़ेगा, नहीं भेजना पड़ेगा। तो जब log को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, एंटी लॉग, तो एंटी लॉग के मान में आंसर आएगा। बस में है ना, आपको एंटी लॉग सॉल्व करके तब आंसर लाना होगा। तो इसका आंसर तक पहुंचा के आपको आंसर लाना है। आएगा कि नहीं आएगा, बहुत गधा है सब इसमें, एक से एक बैठा हुआ है। चलिए, तो इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए, इसको कितना आता है। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 28.1। तो यहां पे अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखा जाए तो यहां पर हम लोग का 10 है इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व किए तो आ गया 64.7143। ये इसका वैल्यू आया, डिवाइडेड बाई 0.693, और इसको हम लिख दिए log 10 का पावर माइनस 6 माइनस log a माइनस एक्स। अब ये जो वैल्यू आया इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 0.693 से, तो 93.38, यहां पर 10 बराबर हम लोग को वैल्यू आ गया 93.38। तो 93.38, और यहां पर इसको सॉल्व किए तो ये माइनस 6 आगे आ गया, यहां पर माइनस आ गया, यहां पे आ गया log a माइनस एक्स। इतना में दिक्कत है, पहले देख लो किसी को नहीं। अब यहां जो वैल्यू है उसको यहां ला रहे हैं, तो सोचो क्या आएगा, 10 और बट्टा में कितना 93, यहां पॉइंट था ना 93.38, तो 93.38 इसको हम लोग बट्टा मिला दिए, बराबर में इधर बच गया माइनस 6 माइनस log a माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग 10 में थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 93.38 को डिवाइड किए तो वैल्यू हम लोग कुछ आ जा रहा है, हम लोग का वैल्यू कुछ आ जा रहा है 0.107 1070 ये वैल्यू आ रहा है। बराबर में क्या है माइनस 6, और बराबर माइनस यहां से क्या आएगा log a माइनस एक्स, यही हम लोग का वैल्यू आ रहा है। अब यहां से इस माइनस 6 को इधर भेजिए, तो माइनस 6 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6, नहीं तो यहां पर देखो तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 0.1070, ये इधर आएगा तो आ जाएगा प्लस 6, नहीं बराबर में आ जाएगा माइनस log a माइनस एक्स। अब इस माइनस को इधर भेज दो, नहीं तो माइनस को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा जी, माइनस को इधर भेज दो क्या आ जाएगा, ये हम लोग का ये भी माइनस होगा, माइनस 0.1070 और माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर log a माइनस एक्स आएगा। इतना में कहीं दिक्कत तो बोलो नहीं है। अब हमको देखा जाए तो ये जो फॉर्म हम लोग को मिला है इसी फॉर्म को हमको लिखना है, यानी मान लो इसको अगर हम जोड़ के लिखते जोड़ के क्या आता है यही ना आता जी, 6.010 लिख रहे हैं, 6.1070 और माइनस यहां लगेगा और बराबर में क्या आएगा, ये आएगा। नहीं अब इस नंबर को लिखना है तो इस नंबर को कैसे लिखते,
इस नंबर को लॉग को इधर भेजो तो एंटी लॉग आ जाएगा -6.1070 बराबर में क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। अब इसको लिखना होगा तो एंटी लॉग -6 है तो लिखेंगे इसको -7 और यहां लिखेंगे प्लस, इसको 1 में से घटा के लिखेंगे 1.0000.1070 यहां से घटाएंगे तो 0, 10 में 7 जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा कितना 8 पॉइंट, नहीं तो हम लोग को देखा जाए तो यहां पर ये बच जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 0.8930 बराबर में क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। चलो अब यहां से हम देखें अगर तो एंटी लॉग 10 का पावर -7 का मान हो जाएगा 10 का पावर -7 और प्लस का मतलब होता है गुना, इसका मान देखना है तो 89 के 3 में देखेंगे एंटी लॉग में, तो 89 के 3 में बताइए कितना वैल्यू है 7816। एंटी लॉग में देखें ना, हाँ एंटी लॉग में 7816, इसमें डेसिमल कहां देते हैं एक अंक बाद, एंटी लॉग में एक अंक बाद डेसिमल देते हैं, नहीं तो अभी 10 साल के बाद उसके बॉडी में इतना अमाउंट बच जाएगा, नहीं तो सोचो पहले अमाउंट कितना था 10 का पावर -6 ग्राम था, नहीं और अब उसके अमाउंट बॉडी में लगभग 10 का पावर -7 ग्राम बच जाएगा, नहीं यानी लगभग कितना गुना खत्म हो गया 10 गुना लगभग कम हो जाएगा, कितना कम हो गया लगभग 10 गुना, ये 10 का पावर -6 है और ये 10 का पावर -7 हो गया, नहीं तो कितना टाइम्स घट गया 10 टाइम घट गया, ध्यान रखना है। तो यही तो है, तो ये हम किस पर निकाले 10 साल पे, आपको कितना पे निकालना है एक और 60 साल पे, तो 60 साल वाला निकलेगा क्योंकि हम ही निकालें, कम से कम वो निकाल लीजिएगा आप लोग। ये कैसे सॉल्व हो रहा है समझ में आ रहा है। अब लॉग एंटी लॉग याद होगा तो ठीक है, और नहीं याद होगा तो गया सब, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अब आप लोग बोल रहे थे कि एग्जाम में सर अथी लॉग का वैल्यू देगा कि नहीं देगा, नहीं तो सोचिए इस क्वेश्चन में कहीं भी लॉग का वैल्यू नहीं देगा, देगा इस क्वेश्चन में खाली मान कौन सी का देगा एंटी लॉग का मान दे देगा, नहीं तो पहले सॉल्व करते 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 यहां तक पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पहुंचना पड़ेगा, नहीं अब यहीं पे आके अटके हुए हैं, अब सोच रहे हैं कि ले लॉग का मान किने दिया है, नहीं तो लॉग का मान किने दिया खोजने से होगा, उसको पहले पहुंचाना पड़ेगा कहां पर एंटी लॉग के पास, तब हम लोग का सॉल्व होगा। वो भी एंटी लॉग में किसका मान देगा, एंटी लॉग में आपको क्या लगता है इतना का मान देगा, नहीं खाली एंटी लॉग में इसका मान देगा 0.8930, नहीं आप यहां तक पहुंच भी गए तो सोच रहे ले हम यहां पहुंचे एंटी लॉग का मान में, एंटी लॉग का मान क्वेश्चन में ही नहीं दिया है, इसका मान दिया हुआ, इसका मान काहे दिया हुआ है भाई, क्योंकि इसी को देखना है ना आपको, इसका तो वैल्यू आप जानते हो एंटी लॉग -7 का वैल्यू क्या 10 का पावर -7, ये तो आप जानते हैं, तो इसका मान दे देगा, तो यहां तक पहुंचिए बन जाएगा सवाल, समझ में आ रहा है, नहीं तो सब ध्यान देना पड़ेगा। अब बोलिए और कोई क्वेश्चन था, बोलिए, और सब बनाइबे नहीं किए हैं क्या, बना है सब 10 नंबर बना है, नहीं बना है, इसमें 2 केस में फिर सॉल्व होगा, नहीं होगा ये, केस 1 फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्या दिया हुआ है 99% कंप्लीटेशन, यानी T 99% का पहले मान निकालो, नहीं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए का मान कितना 100 और a माइनस एक्स यानी 100 माइनस 99, क्योंकि 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है यानी 99% खर्च हो गया है, तो यहां से T 99% बराबर 2.303 बट्टा में के और यहां से लॉग 100 और बट्टा में कितना 1, नहीं तो T 99% बराबर 2.303 बट्टा में के और ये लॉग 100 का मान कितना होता है जी 2 और लॉग 1 का मान तो 0, नहीं लॉग ए माइनस लॉग बी तो लॉग 100 माइनस लॉग 1, तो लॉग 100 का मान 2 लिख दिए और लॉग 1 का मान 0, तो यहां 2 ही में बचेगा जी, तो ये कौन सा बन गया इक्वेशन 1 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब आपको इक्वेशन 2 बनाना है,
तो इक्वेशन 2 यानी केस 2 बनाइए। केस 2 में अब क्या करना है, कंप्लीटेशन ऑफ कितना 90%, तो बनाइए t 90% सॉल्व करना है। अभी हम लोग निकाले थे t 99%, अब निकालेंगे t 90%। तो क्या करें 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल अमाउंट कितना माने 100 और फिर क्या माने 100 माइनस कितना 90, 100 में से 90 खर्च हो गया। ठीक है चलो, तो इसको अगर सॉल्व किए होते तो हम लोग का यहां पे आता 2.303 अपॉन के, और यहां से आता हम लोग को लॉग, और यहां पे आता 100 और बट्टा में जो क्या बचता 10, जीरो से एक जीरो कट जाता। तो यहां से t 90% का वैल्यू अगर निकालते तो वैल्यू आता 2.303 अपॉन के, और लॉग 10 का मान कितना 1। ये इक्वेशन कौन सा बन गया सेकेंड। क्या कहे थे, जब भी कंपेरिजन वाला करे तो उसको डिवाइड कर दो। अब तुम्हारे पास t 99% डिवाइडेड बाई t 90% बराबर इसका वैल्यू लिखो, तो इसका वैल्यू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई के मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको डिवाइड करो इससे तो नीचे आ जाएगा 2.303, या बट्टा में के है तो के चला जाएगा ऊपर, के से के को काट दो, 2.30 काट दो। आप देख सकते हो कि t 99% डिवाइडेड बाई t 90% का वैल्यू कितना आ गया, हम लोग को 2 आ गया नहीं, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो t 99% बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाई t 90%। तो यही तो शायद साबित करना था ना, यही साबित करना था। क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या लिख रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीटेशन, यानी 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना समय लगता है नहीं, इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ 90% रिएक्शन। ध्यान रखना है, यानी 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना समय लगता है 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में उसका दुगुना लगता है नहीं। तो देख लो t 99% 2 मल्टीप्लाइड बाई t 90%, ये तो करना था। दिक्कत है तो सॉल्व करने पे समझ में आ रहा है कि सॉल्व करने पर नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए ये बन गया है, खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखा जाए यहां से एक टर्म लिखा हुआ है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नहीं ये टॉपिक भी हम लोग को पढ़ना है। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है थोड़ा समझ लिया जाए। ठीक है, तो स्यूडो का मतलब तो ऐसे होता है झूठा, नहीं स्यूडो का मतलब क्या होता है झूठा, नहीं तो झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान रखना है। थोड़ा देखा जाए क्या लिख रहा है, डेफिनेशन पढ़ा जाए, ये थोड़ा पढ़ के देखा जाए ये लाइन। इफ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, यहां पढ़ रहे हैं हम लोग, इफ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड molecularity of reaction both have not same value, both have not same value, then that type of reaction is generally called as pseudo first order reaction। ध्यान रखना है, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है और उस एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कुछ और आ जाए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और आ जाए, तो जनरली वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, जैसे कहने का मतलब है कि तुमको एक एलिमेंट्री रिएक्शन मिलेगा जिसमें मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 आ जाएगा, यानी उस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग लेंगे 2, लेकिन जब उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका आ जाएगा 1। बस में रहा है, तो यदि किसी रिएक्शन कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दिया रहे और उस एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिकुलरिटी 2 आ जाए, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का, ध्यान से मेरी बात सुनना, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिकुलरिटी 2 आ जाए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ जाए, तो ऐसे रिएक्शन को ही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं।
क्या कहते हैं उसको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे तो हम ये बात तुम लोग को बताए थे कि जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं, मैक्सिमम केस में एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन का मान सेम होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैच नहीं करे तो समझ जाओ कि वैसे रिएक्शन स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं। नहीं, अब उसी में फर्स्ट ऑर्डर जुड़ जा रहा है, ध्यान रखना है। तो चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखा जाए, एक एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। एग्जांपल लिखा हुआ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। यहां पर जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। ये कंपाउंड क्या है, इथाइल एसीटेट। इसी का रिएक्शन किससे हो रहा है, पानी से हो रहा है। तो इथाइल एसीटेट का जब पानी से रिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोग क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। इथाइल एसीटेट का रिएक्शन जब हम लोग पानी से कर रहे हैं तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एसिड और अल्कोहल। जैसे इस रिएक्शन को समझ सकते हैं, यहां पे हम बस समझा देते हैं। यही इथाइल एसीटेट है, इथाइल, इस पार्ट को कहते हैं एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ध्यान रखना है। इसी का रिएक्शन पानी से हो रहा है। पानी मतलब H प्लस और OH माइनस, नहीं, H प्लस और OH माइनस से इसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इस पर क्या चार्ज है, माइनस। माइनस कहां अटैक करता है, प्लस पर। यहां देखिए, यहां क्या लिखा है, कार्बन। तो कार्बन जो है ये जुड़ा हुआ इधर ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये जो वाटर का OH माइनस है वही इस पे अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो जैसे ही ये पार्ट अलग होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या आपका बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, इससे कौन जुड़ गया अब, OH। तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं बना एसिटिक एसिड, बस में आ रहा है प्लस। यहां से ध्यान दीजिए, ये C2H5 IO है, इस O पर माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर हटा है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्यों लेकर हटा है, क्योंकि कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहा है, नहीं तो इस पर क्या आएगा, माइनस। तो C2H5O माइनस, उससे कौन रिएक्शन करेगा, H प्लस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ समझ में आया, नहीं। तो प्रोडक्ट क्या बना, एसिड और अल्कोहल, नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो हम पीछे एग्जांपल लिखे हुए हैं, एसिड अल्कोहल, CH3COH और C2H5OH, ये प्रोडक्ट हम लोग का बनता है। तो ये रिएक्शन हुआ, उतना हम लोग को नहीं समझना है, ऑर्गेनिक में अपने समझेंगे। ये एक रिएक्शन दिया, ये इथाइल एसीटेट है, पानी से रिएक्शन किया तो ये प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान से देखो कि इथाइल एसीटेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.01, और पानी का अमाउंट कितना दिया है, 100 मोल, नहीं। तो इसका अमाउंट कुछ ज्यादा नहीं है क्या, बहुत ज्यादा है। और इसका अमाउंट क्या है, बहुत कम है। इसके रिस्पेक्ट में इसका अमाउंट क्या है, बहुत कम है, ठीक है। अब रिएक्शन शुरू हुआ, इनके बीच में रिएक्शन शुरू हुआ, नहीं तो रिएक्शन शुरू हुआ तो ये जो था ये जितना है पूरा का पूरा खर्च हो गया। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। तो ये बताओ कि अगर इसका 0.01 मोल खर्च हुआ है तो इसका कितना खर्च होगा, उतना ही खर्च होगा। रहा सब दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो तो कितना बार कहे हैं कि अगर इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो जितना ये रिएक्टेंट खर्च होगा उतना ही ये भी रिएक्टेंट खर्च होगा। अगर इसका कोएफिशिएंट 1 होता, इसका 2 होता, तो जितना ये खर्च होता उसका दुगुना ये खर्च होता। अगर इसका कोएफिशिएंट 4 होता तो जितना ये खर्च होता 4 गुना ये खर्च होता। तो कोएफिशिएंट दोनों क्या है, सेम है, 1 है। तो अगर ये 1 खर्च होगा तो ये भी 1 खर्च होगा। अगर ये 0.01 खर्च हुआ है तो ये भी कितना खर्च होगा, 0.01। ये समझ में आता है। अच्छा, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो बुझाता है आप लोग को ये बात तो हमको फील नहीं आता है, इसका पता आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है। तो यहां पर 0.01 खर्च हुआ तो यहां पे 0.01 खर्च होगा। चलिए, तो T बराबर T टाइम पर अब ये बताइए कितना बच गया, 0। जितना था उतना खर्च हो गया तो क्या बचा, 0। और इसका देखो तो 100 में से 0.01 खर्च हो गया तो कितना बच गया, 99.99 कुछ बच गया। बात समझ में आ रहा है।
अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब बताए थे कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। यानी कहने का मतलब है कि समय के साथ जो रिएक्टेंट का अमाउंट खर्च होता है, समय के साथ जो रिएक्टेंट का अमाउंट खर्च होता है उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो थोड़ा देखो तो समय के साथ ये जो रिएक्टेंट था ये पूरा का पूरा खर्च हो गया नहीं, लेकिन समय के साथ ये रिएक्टेंट खर्च हुआ क्या? ना के बराबर खर्च हुआ। ये कितना खर्च हुआ? ना के बराबर खर्च हुआ, ध्यान रखना है। यानी कि 99.99 को हम 100 भी लिख सकते थे, नहीं होते क्या? नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि एक जग में आपको पानी रखा हुआ है नहीं, और एक जग पानी में से हम उंगली डुबा के नहीं पानी निकाल दिया, कहे कि देखिए जग में का पानी कितना घट गया, नहीं तो चेक करके बताइए तो कितना पानी घट जाएगा? नहीं ना के बराबर घटेगा नहीं। कोई आके देखे कहां निकला है जी, पूरा भरा हुआ है जग नहीं, तो कोई पूछे ना कहां निकला है जी, हमको तो नहीं दिख रहा है। मेरी बात को समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि इसका अमाउंट तो समय के साथ खर्च ही नहीं हुआ, ना के बराबर खर्च हुआ। तो अगर जिसका अमाउंट ना के बराबर खर्च हुआ, क्या इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इसका सोचो, नहीं इसके पास तो यही अमाउंट था ना, नहीं यही अमाउंट था और ये अमाउंट पूरा का पूरा खर्च हो गया, तो इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। नहीं होता है किसी गरीब के पास 50 गो रुपया था, रास्ता में से 50 गो रुपया उसका छीन लिया, नहीं तो उसका तो सब कुछ छीना गया। 50 रुपया था, वही उसके पास पूंजी था, 50 का कोई छीन लिया तो पूरा का पूरा पूंजी छीना गया। नहीं कौन करोड़पति है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है और उससे भी कोई 85 रुपया छीन लिया, नहीं समझ रहे हैं, तो उसके पास 100 रुपया घट गया। कोई पूछे उसके पास 100 रुपया घट गया तो 1 रुपया नहीं घट गया, उसके पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं प्रभाव पड़ा। तो वैसा ही इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। नहीं, लेकिन क्या इस पर प्रभाव पड़ा? इस गरीब आदमी पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। इस गरीब आदमी का वही भले कम रुपया था लेकिन वही जान प्राण था और वह छीना गया। नहीं तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा। यही प्रभावित होगा, ये प्रभावित होगा ही नहीं, ध्यान रखना है। तो ये एग्जांपल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। अब सोचो इस रिएक्शन का हम पूछे तुमसे कि बाबू इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना? मॉलिक्यूलरिटी कितना? तो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, तो अगर 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। लेकिन इस रिएक्शन का जो रेट है वो एक्चुअली इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाता है? 1। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन दिया रहे तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नहीं तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने की संभावना कब होती है? जब किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत कम दिया रहे और एक रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा दिया रहे, तो रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है जिस रिएक्टेंट का अमाउंट क्या हो? कम हो। नहीं, जिस रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। इसलिए ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और आता है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कुछ और आता है। नहीं तो यहां पर अगर हम इस रिएक्शन को देखें, नहीं तो इस रिएक्शन का अगर कोई मॉलिक्यूलरिटी पूछेगा तो मॉलिक्यूलरिटी होगा 2। नहीं, और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका चेक किया गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेक किया गया तो वो हम लोग का आता है R बराबर K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 का पावर कितना? 1। नहीं तो अभी हम बोले कि अगर कोई रिएक्शन आपको दिया रहे और अगर किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का मान 2 चला है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान 1 चला है, तो ऐसे रिएक्शन को ही क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई पूछता है कि ऐसा सिचुएशन कब आएगा? तो ऐसा सिचुएशन तभी आएगा जब रिएक्शन में एक रिएक्टेंट की मात्रा बहुत कम हो और दूसरे रिएक्टेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो। ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे रिएक्शन में रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट के मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे रिएक्शन में रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? तो उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर जिसकी मात्रा क्या है? कम है। बोलो दिक्कत है? नहीं, कोई पूछता है इस पर क्यों नहीं डिपेंड करता है, तो बोलिए कि यहां पर इसका अमाउंट इतना ज्यादा है, नहीं कि इसका जो खर्च हुआ अमाउंट जो है वो इतना कम है कि इसमें जो चेंज हुआ वो ना के बराबर हुआ। तो जब चेंज ना के बराबर हुआ तो इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। देख लेते हैं। हियर कंसंट्रेशन ऑफ H2O रिमेन्स कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन में H2O का कंसंट्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। रेट ऑफ रिएक्शन H2O कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। Here rate of reaction only depend upon the concentration of reactant present in
स्मॉलर अमाउंट। यहां पर रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा जो स्मॉलर अमाउंट पे प्रेजेंट है, ध्यान रखना है। चलो तो अगले पॉइंट पे आ जाए, क्या लिखा हुआ है, 10 द गिवन रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर। गिवन रिएक्शन क्या होगा, ये फर्स्ट रिएक्शन, बट द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2। इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी कितना होगा, 2 होगा। बोथ हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी का मान अलग आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान अलग आया, नहीं। सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल होगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होगा। सच रिएक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रूली of the first order but under certain condition become reaction of the first order are called as pseudo first order reaction। यानी वैसे रिएक्शन जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर के नहीं थे लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर के बन गए, नहीं, वैसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। तो यही सब पॉइंट लिखा हुआ है। चलो एक पॉइंट ये देख लो, यहां से लिखा हुआ है R बराबर के डैश। के डैश का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट। यहां पर H2O और इथाइल एसीटेट सबको लिखा गया है, नहीं, लेकिन इसका अमाउंट भी समय के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको भी क्या मान लिया, कांस्टेंट। H2O को भी क्या मान लिया, कांस्टेंट, नहीं, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो के डैश मल्टीप्लाइड बाय ये कांस्टेंट, नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और कांस्टेंट चलाएगा, तो उस कांस्टेंट को क्या मान लिया, के। देख लो के डैश क्या है, रेट कांस्टेंट, H2O का अमाउंट भी क्या रह गया, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं किया। तो के डैश और H2O इन दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किए तो एक कांस्टेंट आ गया, उसका वैल्यू क्या मान लिए, के। तो R बराबर के और कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO(C2H5), ये हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा, आएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ थोड़ा सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात आती है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो बता सकते हैं कोई ऐसे विद्यार्थी हो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन बता सकते हैं, बोलिए। बोलिए सर। तो पहले ही वाला ना आएगा भाई, अब नया कोई डेफिनेशन थोड़े पैदा हो जाएगा, बताइए। हाँ पहले ही वाला, बोलिए सर, आप बोलना चाहते हैं। हाँ ये ठीक है, उसके अलावा कुछ बोलो। हाँ ये तुम बात जो था ये तुम ठीक बोल रहे हो कि द रिएक्शन इन विच द इफ sum of power of concentration of reactant in rate law equation is zero then that type of reaction is called as zero order reaction। इसका और कोई मतलब, अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर जीरो आ गया, तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर जीरो आ गया, नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सिंपल डेफिनेशन ये है, नहीं, कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। बैठिए। तो कभी ऐसा बात नहीं बोला गया है, जरूर बोला गया होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना है। जैसे याद करो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया 2NH3, कौन सी में टूटता है जी, N2+3H2 में। और ये रिएक्शन जो था वो मोलिब्डेनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता था, नहीं। तो थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर हम यहां पे लिखें, यहां पर अगर हम लिखते हैं तो सोचो R बराबर के और लिखा जाता था NH3 और NH3 का पावर क्या लिखते थे, जीरो, तो यहां पे R बराबर क्या आ जाएगा, के। तो बताओ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो डेफिनेशन यहीं से बनता है कि इफ इन एनी रिएक्शन if in any reaction rate of reaction does not depend
अपॉन concentration of if in any reaction rate of reaction does not depend upon concentration of reactant, then that type of reaction is called as जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। यहां से हम लोग को बता दिया गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है। अगर किसी रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करे तो वैसे रिएक्शन को ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये बात हम लोग कहा गया। तो देखो, तो यहाँ पे आर बराबर क्या आया है? के नहीं, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, और रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नहीं, आप याद करो, रेट कांस्टेंट भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, बताया गया ना? नहीं, तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन depends upon temperature, because rate constant also depends upon टेम्परेचर। बोलो, इतना बात में दिक्कत है? कह सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है हम लोग का टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और यहां आर बराबर क्या आया है? के। ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को बताया गया। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब जैसे हम लोग को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए, चलो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम लोग ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, तो मान लो ये हम लोग का दिया हुआ है आर, और यहां पर हम लोग को दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नहीं, तो अगर इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं अगर, नहीं, तो ग्राफ हम लोग का कुछ इस तरह का आएगा। ध्यान रखना है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। आया कि नहीं आएगा? आएगा। यहां पर क्या कहा जा रहा है तो ध्यान समझो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब इतना है तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन इतना है। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ गया तब भी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और बढ़ गया तब भी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही है। तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हो रहा है? नहीं, नहीं। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। ध्यान रखना है। सर, ऐसा ग्राफ तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में खींचे थे। नहीं, कंफ्यूज कर दीजिएगा आप तो। नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। वहां पर जो हम लोग ग्राफ खींचे थे, अगर आपको ध्यान में हो, देखा जाए तो वहां पर भी हम लोग ग्राफ खींचे थे। तो अगर आपको ध्यान में हो तो वहां पर जो हम लोग ग्राफ खींचे थे वो खींचा गया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी हाफ के बीच में। ध्यान रखना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी हाफ के बीच का ग्राफ अगर खींचिएगा, नहीं, तो उस केस में भी ग्राफ ऐसा आएगा। नहीं, तो ध्यान रखना है। अब ये ग्राफ अगर ऐसा दिया रहे टी हाफ और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। नहीं, क्यों? क्योंकि टी हाफ का फॉर्मूला था
0.693 बटा के। नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो देख लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रहा है लेकिन टी हाफ का मान क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा ग्राफ दिया जाए और यहाँ पे लिखा रहे, यहाँ वाला जरूर पढ़ना सब, खाली हई मत देखना सब कि हई मैच कर रहा है सीधा सीधा, नहीं, ई पढ़ना है, ई बगल वाला किसके किसके बीच ग्राफ दिया है। अगर टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ दे ऐसा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। और यहां पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ऐसा ग्राफ दे तो यही ग्राफ जीरो ऑर्डर का हो जाएगा। याद रहेगा? चलिए, तो यहां से ये पॉइंट भी हम लोग को ध्यान रखना है, इतना में दिक्कत नहीं है। सेम एज अगर डाटा फॉर्म में देखो तुम, अगर तुम डाटा फॉर्म की बात करते हो तो थोड़ा डाटा फॉर्म को देखो, तो यहां पर हम लोग को लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहां हम लोग को लिखा हुआ है रेट। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट का ऐसे डाटा दिया रहे, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 10 दिया रहे और इसके लिए रेट दे दिया रहे 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 20 हो जाए और इसके लिए रेट ऑप्शन दिया रहे 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाए 40 और इसके लिए भी रेट दिया रहे 2, नहीं, तो ये डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज कर रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं कर रहा है, नहीं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो यही होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं करता है। तो ये डाटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऐसा ही एक और डाटा मिला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, नहीं, तो वो डाटा किसी किसी के बीच में था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी हाफ के बीच में, नहीं, ध्यान रखना है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी हाफ के बीच में डाटा दिया रहे और ऐसा ही लिखा रहे कि 10 और टी हाफ का मान 2, यहां पर 20 और टी हाफ का मान 2, तब ये जो डाटा है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो थोड़ा ध्यान से देकर बनाइएगा, बस में है ना, नहीं, डाटा ये और ये मैच कर रहा है, नहीं, मैच क्या नहीं कर रहा है, टी हाफ और वहां पे रेट। तो इस सब पे ध्यान देके आप पहचानिएगा, दिक्कत है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।